बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची सत्यापन अभियान में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक शामिल हैं। इनमें बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के नागरिकों के नाम शामिल हैं। डोर टू डोर कैंपेन में यह भी पता चला है कि इस वोटर लिस्ट पुनरीक्षण यानी कि सर का मकसद ही गलत वोटर की पहचान करना था और ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ये कर पाने में सफल भी रहा है। लेकिन इसे लेकर जो सियासत गरमाई हुई है वो अब राजनीतिक हल्ले का रूप ले चुकी है। राजद नेता तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि चुनाव आयोग के सूत्र विदेशी नागरिकों के वोटर लिस्ट में शामिल होने की बात बताते हैं तो उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उस पर बीजेपी हमलावर है। तेजस्वी का कहना था पहचान का झगड़ा, विरोध तगड़ा। बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन में बड़ा खुलासा। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि वोटर लिस्ट रिवीजन में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से बड़ी संख्या में लोग पाए गए हैं। इन लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है। जांच के बाद पड़ोसी देशों से आए इन लोगों के नामों को वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। यह भी बताया गया है कि 30 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग बिहार चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन कहे या वोटर लिस्ट का रिवीजन, विपक्ष में बैठी आरजेडी को रास नहीं आ रहा। तेजस्वी यादव को डर सता रहा है कि अगर 1% वोटर भी फर्जी पाया गया तो क्लोज फाइट वाली सीटों पर क्या होगा। ऐसे में क्या आरजेडी को इस बात का खौफ सताने लगा है कि फर्जी वोटरों की गिनती बढ़ी तो उनका एमवाय फॉर्मूला धरा का धरा रह जाएगा। यही वजह है कि वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान जैसे ही नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की खबर सूत्रों के हवाले से मीडिया में आई, तेजस्वी यादव आग बबूला हो गए। बीजेपी ने तेजस्वी यादव को भाषा की मर्यादा सीखने की बात कही। बिहार बीजेपी ने एक वीडियो जारी करके कहा कि पत्रकारों के साथ ये व्यवहार तेजस्वी यादव को पिता से विरासत में मिलता है। इतना बवाल होने के बाद भी तेजस्वी अपने बयान पर कायम दिखे तो पप्पू यादव ने इशारों में तेजस्वी की राजनीतिक परिपक्वता और गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा लगता है बिहार में लगी सियासी आग की लपटें पूरे देश में फैलने वाली हैं, क्योंकि चुनाव आयोग बिहार के साथ साथ अब पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करने का ऐलान कर चुका है, जिस पर अब खुलकर राजनीति हो रही है। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर हो रहा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ बड़े खुलासे होने के दावे हो रहे हैं तो वहीं इसमें एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बैकडोर से एनआरसी लाने की आहट सुनाई देने लगी है। आज महाभारत में सवाल ये कि जो विपक्ष वोटर कार्ड और आधार को जोड़ने के खिलाफ पहले आवाज उठा रहा था उसे आज इसी के इस अभियान पर क्यों नाराजगी है। सवाल ये भी कि क्या इस पूरे अभियान में विपक्ष को वोट बैंक कटने का डर सता रहा है। विपक्ष के इन आरोपों में कितना दम है कि यह अभियान बैकडोर से एनआरसी लेकर आएगा। क्या बिहार के साथ साथ आने वाले दिनों में पूरे देश में ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। आज महाभारत इसी पर। मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़ रही हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजेडी की प्रवक्ता रविशंकर रवि जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं और शोएब जमाई साहब एमआईएम के प्रवक्ता हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले इसी बात से करना चाहती हूं कि ये वोटर लिस्ट को लेकर जिस तरह से अब ये हल्ला मचा है और तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये सूत्र नहीं है, ये मूत्र है, इस भाषा को लेकर बहुत सारी आपत्ति हुई है। मुझे लगता है वोटर लिस्ट पर डिस्कशन होना चाहिए, सबसे पहले इस भाषा को लेकर भी डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन मैं रवि जी आपके पास पहले आ रही हूं। रविशंकर रवि जी जरा बताइए, रविशंकर जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये वोटर लिस्ट में अगर विदेशी नागरिकों के नाम शामिल थे, अगर उसमें म्यांमार, बांग्लादेश के लोग शामिल हैं, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है। और पत्रकारिता में सर हमेशा से सूत्र हावी रहते हैं। देखिए, ये तो कोई भी इसके फेवर में नहीं है कि कोई भी घुसपैठिया यहाँ आके वोट करे, लेकिन ये देखना होगा कि ये जो एसआईआर जिस तरह से किया जा रहा है उसमें क्या हमारे वैध मतदाता भी कटेंगे या उनपे कटने का खतरा है। सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशंस में ये बातें साफ निकल के आई हैं। एक जज ने तो यहां तक कहा कि 11 दस्तावेज की जो सूची नोटिफिकेशन में है चुनाव आयोग के, उसमें से एक भी उनके पास भी नहीं है उन 11 में से। तो ये एक गंभीर विषय है। तो जो कम पढ़े लिखे या अशिक्षित या मजदूर, प्रवासी मजदूर जिनके पास किसी तरह का दस्तावेज नहीं है और वो बिहार में ही पैदा हुए हैं,
उनके बाप दादा बिहार में ही पैदा हुए हैं, उनपे जो ये खतरा मंडरा रहा है, ये किस तरह की प्रक्रिया है। जस्टिस धुलिया ने तो यहां तक कहा कि अगर एक भी वैध मतदाता का हक छीना जाता है हाँ। तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। तो इन मसलों की गंभीरता, तो ये ऑब्जर्वेशन अपने आप में जो है एक तरह का सुझाव होता है चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग का हठ जो है और जिस हफरा तफरी और जल्दबाजी में ये प्रक्रिया कराया जा रहा है, ग्राउंड से ये खबरें आ रही हैं कि बिना दस्तावेज के ठीक से फॉर्म भी नहीं भराए जा रहे हैं। नहीं, मैं बिहार के लोगों की आवाज भी सुनाऊंगी रविशंकर जी, मैं आज बिहार के लोगों की आवाज भी सुनाऊंगी। बिहार के लोग क्या कह रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, वो सुनाना जरूरी है, क्योंकि अब तो ये प्रक्रिया पूरे देश में लागू करने का मन बना चुकी है चुनाव आयोग। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हर राज्य में इसी वोटिंग प्रक्रिया का, इस वोटिंग लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा तो उसे लेकर सियासी हल्ला मचना स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरह से खबर की तह में ना जाकर और उसे डिसमिस कर देना, उसके लिए मूत्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर देना, मुझे ऐसा लगता है शाजिया जी, ये जरूरी है कि ये खबर तह तक आए। ये जरूरी है कि पता चले कि उस वोटर लिस्ट में क्या वाकई बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग हैं, नेपाल के लोग हैं, और अगर वो है तो वो पहुंचे कैसे। ये बहुत चिंता का विषय है हमारे यहाँ। सिर्फ बिहार की बात नहीं हो रही है, अब तो अलग अलग राज्यों में होगा ये वोटर लिस्ट अपडेशन। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इस बात को तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना भी है कि पूरी की पूरी जो रिवीजन है या अपडेट है या डिलीशंस हैं, जिसमें चाहे वो मृतक हों या जो लोग पलायन कर चुके हैं या जिनके नाम अलग जगह पे हैं, ये पूरा काम और अपडेशन जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन का काम है। दूसरी बात, अब ये कौन तय करेगा, क्या वो गृह मंत्रालय तय करेगा या फिर इलेक्शन कमीशन करेगा, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल किए हैं। तीसरा सवाल और एक ज़रूरी पॉइंट जो मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन की हूँ नहीं, और इलेक्शन कमीशन अपनी बात को पूरी तरह से अपने वकील द्वारा रख रहा है। तो ना तो मैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ बोलूँगी, लेकिन हाँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हमारे देश की एक संवैधानिक संस्था है और लगातार सुप्रीम कोर्ट की तमाम रूलिंग्स हो या अलग अलग, हाल ही में महाराष्ट्र हाई कोर्ट की भी रूलिंग हो और ऑब्जर्वेशन हो, टिप्पणियां हो, और उसके मद्देनजर जो भी इलेक्शन कमीशन का काम रहा है मैं आपके समक्ष रख सकती हूँ। अब इसमें अगर देखा जाए तो अगर आप अपने ही देश की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है और संवैधानिक प्रक्रिया है और अलग अलग उसके इदारे हैं, अगर आप इस भद्दे शब्द का, यूरिन जैसे शब्द का आप इस्तेमाल करेंगे, क्या आपको शोभा देता है? किस तरह का, मतलब किस तरह की इज्जत आपके मन में आपकी लोकतांत्रिक प्रणाली और डेमोक्रेसी और उसके सारे इदारों और इंस्टीट्यूशंस के लिए है कि आप इतनी गंदा शब्द इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप पहली से अपनी हार के लिए एक समा बना रहे हैं। हार के लिए समा बना रहे हैं, बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए शाजिया जी क्या कह रही है, आपको लग रहा है हार का आप समय बना रहे हैं, आपको लग रहा है वो हार आपके सामने निश्चित है। और दूसरी चीज वो ये कह रही है, चुनाव आयोग और उनके सूत्र के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, ये भाषा उस व्यक्ति को जो कि राज्य का एक डिप्टी सीएम रह चुका है, ये भाषा शोभा नहीं देती है। रविशंकर जी, उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल। ये आपको लग रहा है ठीक बोला? अगर सूत्र को मूत्र बताया तो क्या हो गया? उससे, उस पूरे वक्तव्य से एक शब्द को उठाया जा रहा है और जिसके इर्द गिर्द ये डिबेट घूम रहा है। सवाल तो ये भी उठता है कि कभी प्रधानमंत्री ने जिन भाषाओं का इस्तेमाल किया है उसका भी चर्चा होता। कौन सी भाषा? मैं ये कहना चाहता हूं कि तेजस्वी जी ने ये कहा है, इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री ने, कौन सी भाषा का इस्तेमाल? प्रधानमंत्री जी ने बहुत बारी गलत भाषाओं का इस्तेमाल किया है। कौन सी भाषा गलत बोली है, बताइए ना। ममता जी के बारे में क्या बोला था? क्या ममता जी के बारे में क्या बोला था? क्या बोला था बताइए ना, बताइए। अगर गलत भाषा है तो गलत है भाई, कोई भी बोले, बोलना पड़ेगा ना। बताइए कौन सी गलत भाषा का इस्तेमाल किया है? आप याद कर लेना। नहीं, मुझे याद नहीं करना है, मुझे लगता है यहाँ बात होनी चाहिए, पारदर्शी डिबेट होनी चाहिए। कौन सी गलत भाषा का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री ने? ममता जी के बारे में, सोनिया जी के बारे में, 51 और कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सब किसकी भाषा है? ये सोनिया जी के बारे में बता दूं
कि नहीं, एक मिनट रविशंकर जी, देखिए मैं आप तो बहुत यहाँ confused हैं। मैं यहाँ खरी बोलती हूँ। आप पहले बयान लेकर आइए, आप जो बयान है ना मिला रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात बयान लेकर आइए, उस पर मैं चर्चा करूंगी, इसको मिक्स मत करिए। प्रधानमंत्री का कौन सा बयान है पहले याद कर आइए। दूसरी बात, मैंने आपसे पूछा पत्रकारिता के सूत्रों को मूत्र बताना, ये भाषा मैं नहीं कह रही हूं कि इससे जो बड़ा लार्जर इशू है वो दब जाएगा, इससे बड़ा है इशू, मैं बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से एक संदेश जाता है। बिहार बीजेपी ने क्या किया है, अब उन्होंने क्या किया है, मैं जाऊं धीरेन्द्र जी के पास, उससे पहले अनंत विजय जी, उन्होंने एक वीडियो पुराना लालू यादव जी का निकाल दिया। एक सेकंड आ रही हूं। उन्होंने एक पुराना वीडियो लालू यादव जी का निकाल दिया और कहा कि यह भाषा तो विरासत में मिलती है तेजस्वी यादव को। देखिए वो भी ऐसे ही धमका रहे थे पत्रकार को और कह रहे थे कि 2 मुक्के मारूंगा, गिर जाओगे नीचे, नाच कर गिर जाओगे, वो भाषा। अब ये क्या है, ये इस समय चुनाव होने वाले